तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधी जी के शैक्षिक विचार, एजुकेशनल आइडिया ऑफ गांधी जी। गांधी जी के शैक्षिक विकास क्या थे? शैक्षिक विचारों के अंदर पहला पॉइंट है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ क्या है? गांधी जी ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया था? यानी गांधी जी के अनुसार साक्षरता शिक्षा नहीं है। यानी गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते। यानी कहते थे कि साक्षरता न तो शिक्षा का आदि है न अंत, यह तो सिर्फ एक साधन है। शिक्षा वह है जो बालक का आत्मिक विकास करे, बौद्धिक विकास करे, शारीरिक विकास करे, नैतिक आध्यात्मिक विकास करे, चारित्रिक विकास करे। शिक्षा वह है। तो इस प्रकार गांधी ने शिक्षा की एक परिभाषा दिया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, आत्मा या मस्तिष्क में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास ही शिक्षा है। इस तरह से 3 H's यानी हैंड, हार्ट और हेड, यानी तीनों का विकास करना चाहते थे। वही शिक्षा का है इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार। और शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य। गांधी जी एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या उद्देश्य? गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित किया। यानी पहला है तत्कालिक उद्देश्य, इमीडिएटली एम्स, और दूसरा है अंतिम या सर्वोच्च यानी सुप्रीम एम्स। तत्कालिक उद्देश्य को भी इन्होंने कई बिंदुओं में विभाजित करके बताया है कि तत्कालिक उद्देश्य को 5-6 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन हम करते हैं अपनी सुविधानुसार। तो पहला है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, यानी एम्स ऑफ ऑल राउंडेड एजुकेशन। यानी बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एक पक्षी विकास नहीं, सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। उसमें सारे विकास आ जाते हैं। एकांकी विकास को हम विकास नहीं कहते। इस प्रकार शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए बालक का सर्वांगीण विकास। दूसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य, यानी शारीरिक विकास, फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। यानी शारीरिक विकास पर ही सारे विकास निर्भर करते हैं। यदि बालक का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उससे मानसिक विकास भी प्रभावित होगा, अन्य सारे विकास प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार यानी शारीरिक विकास को भी इन्होंने महत्वपूर्ण विकास माना है और शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य बताया। अगला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी का ऐसा मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक अपना स्वयं जीवन यापन कर सके, अपनी जीविका चला सके, यह किसी दूसरे पर या माता पिता पर, अभिभावक पर डिपेंड न रहे। इसलिए जीविकोपार्जन का एक उद्देश्य भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और अगला है नैतिक और चारित्रिक विकास का उद्देश्य, यानी एम्स ऑफ मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। नैतिक और चारित्रिक विकास भी सर्वप्रमुख उद्देश्य इनको बताया गांधी जी ने कि यह भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि बालक कितना हो पढ़ा लिखा है, यदि उसका नैतिक और चारित्रिक वह चरित्रवान नहीं है, उसमें नैतिक गुण नहीं है, तो वह सब बेकार है। इसलिए नैतिक और चारित्रिक विकास भी सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास, गांधी जी चाहते थे कि हम जो हमारी संस्कृतियां हैं, यानी उस अपनी संस्कृति का लोप न होने पाए। इसलिए स्वयं गांधी जी अपने देश की बनी वस्तुओं का उपभोग करते थे, स्वयं अपने हाथ के बुने हुए कपड़ों को पहनते थे। तो यानी सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत जैसे अपना खान पान, रहन पान है, वेशभूषा है, पहनावा है, भाषा है, लोक नृत्य, संगीत है, यानी इस सबको बनाए रखना, इसका लोप न होने पाए ही सांस्कृतिक विकास है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक विकास भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला है लोकतंत्र के निर्माण का उद्देश्य। किसी भी देश का जो है कि जैसे लोकतंत्र, पर्पज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र भी किसी भी देश की नींव होती है, एक तरह से रीढ़ है। गांधी जी चाहते थे कि एक आदर्श लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिले, सबको जीने के लिए समान अवसर मिले, क्योंकि सबका समान विकास हो। इसलिए समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, असमानता ना हो,
इसलिए गांधी जी वर्ग भेद, समाज रंग भेद, जाति भेद, छुआछूत इस सब का घोर विरोध करते थे। तो इन्होंने आदर्श लोकतंत्र के विकास को भी सर्वप्रमुख उद्देश्य माना है। अब अगला है अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य यानी सुप्रीम एम्स। अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य यानी बालक का अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य सत्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना ही गांधी जी के अनुसार अंतिम उद्देश्य था शिक्षा का, होना चाहिए। अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि बालक यानी मन, कर्म और वचन से वाणी में सत्य का प्रयोग करे तो उसे निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए मन, कर्म और वाणी में सत्यता होना चाहिए, यही शिक्षा का अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य है। अगला है पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी ने सभी विषयों को, आध्यात्मिक और भौतिक सभी विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। पहला है जैसे हस्तकलाएं, क्राफ्ट। हस्तकलाएं क्राफ्ट के अंतर्गत जैसे कताई है, बुनाई है, सिलाई है, लकड़ी का काम है, दफ्ती का काम है, चमड़े का काम है, मिट्टी का काम है, कृषि है, बागवानी, ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है भाषा, लैंग्वेज। भाषा के अंतर्गत मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। ये कहते थे कि यानी कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को ही स्थान दिया जाए, अंग्रेजी को कदापि स्थान न दिया जाए। और अगला है गणित, मैथ, यानी गणित के अंतर्गत अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, नाप जोख है आदि को स्थान दिया। और सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान, महिलाओं के लिए इसको स्थान दिया। अगला है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज का अध्ययन। और ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट के अंदर संगीत है, ड्राइंग है। शरीर शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम है, खेलकूद है, ड्रिल है, आसन है। और नैतिक और आचरण संबंधी शिक्षा यानी प्रार्थना, उपदेश, समाज सेवा आदि को स्थान दिया। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड। गांधी जी ने कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है अपने। ऐसे उसमें पहली प्रमुख है करके सीखना। गांधी जी का मानना था कि बालक स्वयं करके सीखे तब उसका ज्ञान अस्थायी होता है। और दूसरा है स्वानुभव द्वारा सीखना, स्वयं अपने अनुभव से सीखे। इसलिए जो कि कोई भी शिल्प के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे तो शिल्प में बालक स्वयं यानी करेगा और स्वयं अपने अनुभव से कुछ उसमें त्रुटियां करेगा, फिर सुधार होगा, फिर त्रुटि करेगा, फिर सुधार होगा। तो इस तरह से बालक अपने करके सीखेगा और स्वयं अपने अनुभव से उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। तो इस तरह से स्वानुभव द्वारा सीखना और करके सीखना इनकी प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। फिर अगला है समन्वय विधि, यानी सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। और अगली विधि है शिल्प केंद्रित, यानी शिल्प तो शिक्षा किसी भी विषय का दिया जाना चाहिए, लेकिन वह शिल्प केंद्रित होना चाहिए, यानी शिल्प के माध्यम से सभी विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। और अगला है मौखिक विधि। मौखिक विधि में प्रश्नोत्तर है, वाद विवाद है, तर्क है, व्याख्यान है, कहानी विधि है, चिंतन है, मनन है, ये सबको स्थान दिया गांधी जी ने। और एक चीज इनका था कि वर्णमाला से के अक्षर सिखाने से पहले बालक को ड्राइंग सिखाई जाए, एक भी इनकी एक विधि ही मानी जाती है। अब अगला पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। गांधी जी स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे, तो अपने अनुशासन, विद्यालय में अनुशासन क्यों न लाएं, लेकिन कठोर अनुशासन यानी दंडात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे। वह दंडात्मक अनुशासन नहीं चाहते थे। बालक को दमन या बलपूर्वक किसी तरह से दबा करके उसे अनुशासित न किया जाए, ऐसा उनका मानना था। वो चाहते थे कि मुक्तयात्मक या प्रभावात्मक अनुशासन, यानी बालक को अपने प्रेम और सहानुभूति से उसको अनुशासित किया जाए, अपने प्रभावों से उसको अनुशासित किया जाए, कि उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु है शिक्षक, टीचर। एंड टीचर के संबंध में गांधी जी का मानना है कि वह टीचर जो है कि सत्य और अहिंसा का पुजारी होना चाहिए, प्रेम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वाला होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और यानी वह विनोद प्रिय हो, जिज्ञासु हो और सभी विषयों का ज्ञाता हो। इस तरह के गुण एक शिक्षक में होना चाहिए।
अगला बिंदु है शिक्षार्थी, स्टूडेंट। गांधी जी चाहते थे कि बालक जो है कि संयमी बने, उसमें आत्मबल हो, बौद्धिक बल हो और चारित्रिक बल हो, और बालक भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला हो। वह सीखने की उसमें प्रबल इच्छा हो, लालसा हो और अपने गुरु का सम्मान करे, ऐसा गुण वाला छात्र होना चाहिए। विद्यालय विद्यालय तो यानी विद्यालय को गांधी जी चाहते थे कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक स्वावलंबी बने। यानी स्वावलंबी बनाने के लिए विद्यालय में हर सारी सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह से विद्यालय एक तरह से कर्मशाला के रूप में होना चाहिए कि बालक उसमें खुद करके सीखे और सीखते हुए कमाए और कमाते हुए वह सीखे भी। तो विद्यालय एक तरह से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वातावरण में निर्मित विद्यालय होना चाहिए। तो बस गांधी जी के शैक्षिक विचारों में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम गांधी जी के बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा पद्धति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।